हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में आजकल पढ़ाते हैं और बहुत सी किताबों के राइटर मुसन्निफ हैं। आपको मैं अब से पहले कई बार बहुत सी चीजें उनकी किताब के सिलसिले में आपने काफी, जो कोलकाता में प्रोग्राम हुआ था उस वीडियो को आपने काफी पसंद किया था। उसके अलावा भी खास तौर पर ऑपरेशन संदूर के दौरान जो उन्होंने बातें बताई थी वो बाद में इतनी हकीकत निकली कि आपने बहुत पसंद किया। आज हम बात कर रहे हैं वो अफगानिस्तान के कुछ बहुत ही अहम खबरें हैं, उस पर हम बात करेंगे। भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ रहे हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते सुधर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे लद्दाख में जो कुछ हो रहा है उस पर भी हमारी बात होगी और इंडिया चाइना के कुछ इश्यूज हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले, उस पर हम बात करेंगे। और बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं जिसको आप आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपके पास भारत और उसके आसपास की जो खबरें हैं वो आपको डिटेल से मिल सके। ये मीडिया स्टार वर्ल्ड का पूरे हफ्ते में तनहा प्रोग्राम है जो इस इलाके के तमाम मुल्कों को कवर करता है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम अफगानिस्तान से जो खबरें हैं उस पर बात करना चाहेंगे। क्या कुछ है, अमरीकी मीडिया में बड़ी दिलचस्प कुछ खबरें आ रही हैं जो अफगानिस्तान के तोलो न्यूज ने बहुत हाईलाइट करके खबर दी है। क्या कुछ है, जरा शुरू हम अफगानिस्तान से कर लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मेरे समय को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग अपने चर्चा का आगाज न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट से कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जो कि अफगानिस्तान के हवाले से है और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिक्र किया है कि जो अमेरिकन ऑक्यूपेशन अफगानिस्तान का हुआ था 2001 से लेके 2021 तक, तो उस बीच में बहुत सारे वॉर क्राइम्स अमेरिका ने किए थे जो कि मतलब बाकायदा लिस्टेड भी है और नोटेड भी है। और उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि अमेरिकन सोल्जर्स ने बहुत ज्यादती की है अफगान, मतलब जो अफगान के जो लड़ाकू थे या जो उनके वो थे, जिसमें दो तीन एविडेंसेस उन्होंने दिए हैं। एक एविडेंस है, कोई शख्स है मतलब अमेरिकन मतलब सिक्योर फौज का, जिसने तालिबान के एक बम बनाने वाले बंदे को जो है उसने पकड़ा था। पकड़ने के बाद जो है उसने उसको फिर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद उसको शूट कर दिया, शूट करने के बाद उसके बॉडी को बर्न कर दिया। तो ये बड़ा एक हादसा था जो कि मतलब खबर थी, जो कि मतलब वो मतलब रिपोर्ट किया एमनेस्टी वालों ने और जो ह्यूमन राइट्स वालों ने। दूसरी ये खबर ये थी कि वहां पे मेरे ख्याल में खुंदूस जो प्रोविंस है उसकी किसी जगह पे मतलब डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वो वहां पे अपना कैंप वगैरह लगाए हुए थे और वॉर के टाइम में वो उनको देख रहे थे, जहां पे अमेरिकन ने आकर के बॉम्ब कर दिया और 40 सिविलियंस को जो है उन्होंने मार दिया उसमें। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी लिस्टिंग की है कि ये खबरें मतलब ये जो है चीजें जो है अमेरिका ने, और ये डबल स्टैंडर्ड है। वो मतलब जब दूसरी जगह होता है तो ये गुहार लगाते हैं कि वहां ये एट्रोसिटीज कर रहे हैं, अब ये तो अमेरिकन फौज ने खुद किया है। और ये सब जो अमेरिकन फौज के जो लोग हैं इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ है, कोई मुकदमा नहीं चला है, कोई ट्रायल नहीं हुआ है, कोई इनको पनिशमेंट नहीं हुआ है। तो ये बात जो है मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने मतलब अखबार में छापा है और इसी का चर्चा जो है वो तोलो न्यूज में जो है उन्होंने उसको हाईलाइट किया है कि देखिए अमेरिका ने कैसे एट्रोसिटीज की थी। अब इसमें मैं अपना इनपुट ये देना चाहता हूं कि जब गौटमा बेस जो बना था, गौटमा बेस जो क्यूबा में था, यहाँ पे एक प्रिजन बनाया था गौटमा बे, उसमें जो है वो अफगानियों को यहाँ से पकड़ करके ले जा करके वहां उन्हें रखा था और अलकायदा के जो लोग थे वो यहाँ से मतलब उनको हैंडकफ करके वो क्यूबा ले गए थे और वहां उन्होंने समुंदर के किनारे ये जो है प्रिजन बनाया था जहां इनको रखा था। उससे भी बहुत सारी जो है एट्रोसिटीज की खबरें वहां से निकल के आई थी।
अब तो गौतम में जो है वो खत्म हो गया, बंद हो गया, वो तो काफी टाइम पहले वो था। और वहां के सारे जो प्रिजनर्स थे उनको या तो उन्होंने वहां से छोड़ दिया, वो बाकायदा जो है वापस अफगानिस्तान आ गए हैं। तो ये कहानी मतलब वही है अमेरिकन एट्रोसिटीज की, जब वो ऑक्यूपेशन फोर्स बन करके गए थे अफगानिस्तान में, और वहां कैसे कैसे जुल्म उन्होंने किए थे जो लोकल पॉपुलेशन है और जो लड़ाकू थे तालिबान के, इन्हीं के ऊपर। तो यही खबर है जी। ये बहुत ही अहम है, दिलचस्प है। दोनों चीजें हैं इसमें कि अमरीकी मीडिया इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन करता है कि वो अपनी ही फौज की कुछ खामियां निकाल करके और दुनिया के सामने रख रहा है। ये एक अप्रिसिएशन वाला एंगल है वहां के मीडिया से, और ये सरकार के और फौज के जुल्म का भी चेहरा सामने लाता है। अच्छा, अफगानिस्तान से कुछ और भी अहम खबरें हैं। एक तो वहां पिछले दिनों इंटरनेट बंद होने की खबर आई, फिर इंटरनेट शुरू हुआ तो जश्न के माहौल की खबर आई कि लोग बहुत खुश हैं। काबुल में लोग इकट्ठे हो गए कि साहब इंटरनेट बहाल हो गया। ये कहानी क्या हुई बीच में? इससे पहले तो कभी कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई थी। ये क्या तालिबान के लोग भी जदीद जमाने की सिक्योरिटी मेजर्स करने लगे हैं जिसमें इंटरनेट बंद किया जा सके? क्या हुआ ये? नहीं नहीं, देखिए ये बहुत अहम खबर है। और फिर ये जो मीडिया है वो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे इंडियन मीडिया हो, इसकी इसकी जो है वो पोल खुल जाती है कि वो कैसे मतलब खबरों को चलाते हैं और पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। जो हम और आप जो मीडिया स्टार वर्ल्ड पे हमने खबर दी थी, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि अफगानिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने फाइबर केबल लगाने का ऐलान किया था कि अब वो तार वाला जो है वो इंटरनेट सिस्टम नहीं चलेगा बल्कि अंडरग्राउंड से। और वो चाहते थे कि पूरे अफगानिस्तान को जो है, हम दुनिया से वैसे तो जुड़े हुए नहीं हैं, वो तो अभी भी मतलब एक तरह से उनको अलग किया हुआ है। तो उन्होंने ये सोचा कि हम इंटरनेट से जो है हम दुनिया को जोड़ दें। और बहुत सारी चीजें आजकल जानते हैं हम लोग सब इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये तो पॉजिटिव खबर आई थी। अब अचानक एक खबर आ गई कि तालिबान ने इंटरनेट के मतलब जो जो उसका डार्कर साइड है और उसके उसके वर्ड में की वॉइसेस जो हैं, जो गंदगी इंटरनेट के अंदर है, उसको रोकने के लिए मतलब वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं और वहां के तालिबान है, उन्होंने उसको बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जब वो औरतों के का एजुकेशन नहीं चल सकता है तो इंटरनेट कैसे चलेगा। ये बड़े मतलब बोल्ड हेडलाइंस के साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल खबरों पे मैंने खुद पढ़ा है। अब उसके बाद जो है ये अभी जो स्टोरी आई है वो ये कि अब जब क्योंकि अंडरग्राउंड फाइबर चल रहा है वहां पे, तो उन्हें मेंटेनेंस के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ा। वो बंद करने का रीजन जो था वो मेंटेनेंस का था, ना कि उनकी मतलब ऑपोजिशन थी इंटरनेट की। अब उनके तरफ से जो तालिबान के होदेदार है उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमारा फाइबर केबल जो है बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मतलब नेटवर्किंग जो है और जो इंटरनेट की जो जो सुविधा है वो वहां पे बहाल होती जाएगी। तो यही खबर है उसके अंदर। किसी मीडिया वाले हमारे इसने इस बात को नहीं लेके आए कि ये एक पॉजिटिव संकेत है। उन्होंने तड़ से मार दिया कि साहब वो तो तालिबान रूढ़िवाद है। और उनके सुप्रीम लीडर ने कहा कि नहीं, वो जो फैश चीजें दिखाई जाती हैं इंटरनेट पे उसको रोकने के लिए उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया है। तो मैं अपने सामाइन को बताना चाह रहा था कि ये जो खबरें आती हैं, इसको आज के जमाने में ये मीडियाटाइज सोसाइटी है, बहुत संभल करके, बहुत ही मतलब मेच्योर होकर के इनको फॉलो करना चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ उनका तो काम है कि वो कुछ सेंसेशन बनाए और कोई नेगेटिव न्यूज अफगानिस्तान की निकाले और पूरी दुनिया में रिले करे, ताकि उनके अफगानिस्तान की जो जो एंटी मतलब अफगानिस्तान की इमेज है या तालिबान की इमेज है वो बरकरार रखे। तो यही खबर है उसके अंदर। हाँ, ये जी तालिबान की इमेज खराब करने के लिए बहरहाल एक कोशिश थी, और जबकि वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, उसको तारों के जरिए, फाइबर ऑप्टिकल वायर के जरिए पूरे मुल्क में इंटरनेट पहुंचा रहे हैं। और इंटरनेट के बारे में बहुत ही सादा सिंपल बात यह है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको अल्लाह ने हाथ दिया, आप इसे किसी से हाथ मिला करके दोस्ती के लिए बढ़ा लें या थप्पड़ मार दें। बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेट का है। आप अगर उसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहें
पॉजिटिव चीजों के लिए, तो आप तालीम हासिल कर सकते हैं, मजहबी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं, समाजी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर शैतान बैठा हुआ है तो आप गलत रास्ते पर जाएंगे। संभल करके इस्तेमाल करने की जरूरत है। अच्छा, अब अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट्स की भी कुछ खबरें आ रही हैं। एक्सपोर्ट, और अभी मैं एक खबर देख रहा था कि उनके यहाँ लाइव स्टॉक की एक बाकायदा एग्जीबिशन लगी हुई है काबुल में इन दिनों, तो वो तरक्की कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स की क्या खबर है? जी जी, अभी उनकी तरफ से जो उनके मतलब जो मिनिस्ट्री है, उनका जो मिनिस्टर है उनका नाम है अखुनजादा जावेद। उन्होंने आंकड़े दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो एक्सपोर्ट्स पहली बार जो है वो पिछले साल से 30% ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो है अफगानिस्तान ने किए इस मतलब पिछले साल के इससे। और उनके वो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं जो कि मतलब फ्रूट्स पे और जो मतलब ये ड्राई फ्रूट्स पे और ये सब चीजें जो उनकी ट्रेडिशनल हैं वही सब चल रही हैं। तो बहरहाल बात जो मुख्तसर है वो यही है कि तालिबान जो है धीरे धीरे अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं और अब वो हाथ पे हाथ दिए बैठे हुए नहीं है कि अमेरिका उन्हें मदद करेगा और अमेरिका उनसे जो है मतलब उनको बढ़ावा देगा और उनको ये देगा। ऐसा वो अपने तालिबान की मजबूती तो पिछले हफ्ते भी सामने आई थी जब ट्रंप ने बगराम बेस की बात की थी कि हम बगराम बेस वापस ले लें, तो अफगानिस्तान से मजबूत जवाब आया था कि साहब हम 1 इंच भी नहीं देंगे, आपसे मुसलसल लड़ते रहेंगे लेकिन नहीं देंगे। तो ये अफगानिस्तान की बहुत ही अहम खबरें थी। अच्छा, अब चलते हैं भारत और अमेरिका के बीच में क्या हो रहा है। क्योंकि भारत और अमेरिका और पाकिस्तान और अमेरिका, ये समझना बहुत जरूरी है, वॉशिंगटन में बैठे हुए लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। हमारे मोदी जी की सांसें कभी रुकी होती हैं, कभी तेज चलने लगती हैं, क्या कुछ है भारत और अमेरिका के बीच में? देखिए, भारत और अमेरिका का तो हम लोग कई प्रोग्राम के से यही डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी जो है वो कहने का मतलब है कि भारत और अमेरिका का जो सबसे लो लेवल का जो रिलेशनशिप होता है वही फेस है। और ये अनफॉर्चुनेटली मतलब मनमोहन सरकार के टाइम में नहीं आया बल्कि हमारे मोदी सरकार के टाइम में आया है, जबकि वो कथाकथित भारत के जो है वो हिंदू आइकॉन हैं और हिंदुत्व के लीडर हैं और भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। ये सारे जो तमगे उन्होंने अपने मतलब सीने पर लगाए हुए हैं, उस टाइम ये जो है मतलब ये इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में एक दरार आ गई है। और ये दरार जो है वो आई है सिर्फ इसी वजह से कि मोदी साहब ने ये मानने से इनकार कर दिया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध ट्रंप साहब ने रुकवाया है। दूसरा, उन्होंने अब एक नई खबर इसमें है, मैं बता देता हूं। दूसरा जो है यूक्रेन और रशिया से तेल की खबर है। तीसरा जो खबर है वो ये है कि भारत ने नोबेल प्राइज के लिए जो है ट्रंप सरकार को मतलब नहीं रिकॉग्नाइज किया, ये नहीं, जबकि वो चाहते थे। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिससे के ऊपर बाकी सारे मुद्दे घूम रहे हैं इंडिया और यूएस रिलेशनशिप पे। तो मैं अभी जो नई बात आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इंडिया रशिया से तेल नहीं लेने के लिए लगभग आमादा हो गया है। ये बड़ी खबर है। जी। लेकिन इंडिया ने प्रपोज किया है अमेरिका को कि हमें ईरान से और वेनेजुला से जो है तेल लेने दीजिए। वो तेल जो हम रशिया से ले रहे हैं वो अगर हम वहां से नहीं लेंगे, वो हम तैयार हैं कि हम नहीं लेंगे, लेकिन हमें ऑल्टरनेट सोर्स दीजिए, या तो ईरान और वेनेजुला से, जिस पे अमेरिका की कोई हामी नहीं आई है और शायद नहीं भी आएगी, इसलिए कि ना ही उसके ईरान से अच्छे रिश्ते हैं ना ही वेनेजुला से अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात दर्शाता है कि भारत ने जो है अपनी सोवरेनिटी का कंप्रोमाइज कर लिया है मोदी सरकार ने, आत्मप्रभुता का। वो जब ये कह रहे थे कि हम तो सॉवरेन नेशन है, जयशंकर बोल रहे थे कि हमको कौन रोक देगा रशिया से तेल लेने के लिए। अब ये जो उन्होंने यू टर्न लिया है एक तरह से, या बैकफुट पे चले गए हैं कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, हम इस पे आमादा हैं, हम इस पे राजी हैं, अगर हमें आप अल्टरनेटिव। तो ये खबरें जो हैं ये बड़ी अहम खबरें हैं जो कि इंडियन मीडिया में, यहाँ के मीडिया में खुल के नहीं आती है, इसलिए कि एडवर्टीजमेंट चाहिए मोदी सरकार से और बीजेपी सरकार से, तो वो ये खबरें थोड़ी
थोड़ी छाया करेंगे। हाँ, यानी अब यानी इसके बाद वो इश्तहारात के लिए, वो अपने फंड्स हासिल करने के लिए मीडिया वाले ये खबरें नहीं दिखाते, और अब तो बिल्कुल जिसे कहते हैं गोदी मीडिया बन चुका। अच्छा, इस बीच में एक खबर ये भी है कि इंडियन फार्मेसी जो यहां से दवाएं जाती थी उस पर भी टैरिफ जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और इसमें एक और दिलचस्प साथ साथ ये है कि मोदी जी तमाम इतने भारत के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाइयों के बीच में जब वो गाजा पीस प्लान, सो कॉल्ड पीस प्लान पेश करते हैं तो ये फौरन वेलकम करने के लिए मैदान में कूद जाते हैं। क्या कुछ है, मतलब खुश करने की मुसलसल कोशिशें और हाथ कुछ नहीं आ रहा मोदी जी के, ये क्या है? जी, गाजा की जो स्टोरी है वो मैं आपके पास ऊपर ही छोड़ देता हूं, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये जो मतलब फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर जो है, देखिए मैं बता रहा हूं, ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है ये अमेरिका का और इंडिया का, वो तो उन्होंने 50% कर दिया था, 25% और 50%। फिर वो H1B वीजा पे ले आए थे, फिर वो जो है चाबहार पोर्ट पे ले आए थे। अब नया जो शगुफा उन्होंने उठाया है कि फार्मास्यूटिकल्स पे 100% टैरिफ होगा, और जो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा मिकदार में, मतलब इंडिया की जो ड्रग्स हैं या इंडिया की जो दवाइयां हैं ये बड़ी सस्ती मिलती हैं, इंडिया में भी मिलती है सस्ती अगर आप ग्लोबल रेट्स में कंपेयर करें, और अमेरिका में भी जाहिर सी बात है सस्ती मिलती है। लेकिन अमेरिका ने उसके ऊपर अपना डंडा घुमा दिया है और कहा कि साहब 100% टैरिफ लगेगा इसके ऊपर। अब जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो तो बाप कर रही है कि जो उनके 100 रुपए के दवा जाते थे अब वो 200 रुपए में वहां जाएंगे, कौन लेगा उनका। तो इस हवाले से ये है कि अब फार्मास्यूटिकल्स का उनका जो मतलब एतराज है अमेरिकन का, कि जो उसका रॉ मटेरियल है फार्मास्यूटिकल्स का वो सब चाइना से आता है, और उसकी जो है प्रोसेसिंग मेड इन इंडिया होती है, मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया बन करके वो चली जाती है। अमेरिकन को जो है वो गुस्सा आ गया कि ये साहब चाइना का माल है, इसको कट एंड पेस्ट कर करके आप जो है रिसाइकिल कर रहे हैं, तो ये आपका माल कहाँ पे है। और मैं अपने सामाइन को बता दूं कि इंडिया के पास 2 ही माल है बेचने के लिए, ये मैं बिल्कुल खुले शब्दों में बताता हूँ। एक तो योगा, दूसरा आयुर्वेदा। योगा भी जो है पिट गया है एलोपैथिक केस पे, जब उसकी जो जांच पड़ताल हुई और लैब टेस्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है, मतलब ये तो अमेरिकन ने कहा। योगा के बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये आरएसएस और हिंदू मजहब के फैलावे के लिए ये क्रिश्चियन मिशनरी की तरह काम कर रहे हैं। तो लेकिन इंडिया का जो अपना ओरिजिनल माल है योगा और आयुर्वेदा है, ये मैं क्लास में भी बोलता हूँ यही चीजें, ये बात की बात कर रहे हैं। तो जो भी एक्सपोर्ट्स इंडिया से हो रहे हैं अमेरिका उसके ऊपर बड़ी कड़ी नजर रख रहा है, और ये चाहता है कि फिर वही 3 मुद्दे की बात होती है कि मोदी साहब फिर झुक जाए, कह दे साहब कि इंडिया पाकिस्तान से हम बात करने के लिए तैयार है। मोदी मतलब ट्रम्प साहब ने तो दिमाग में ये भी ठान ली है ना कि मोदी को जो है वो तो तैयार है उधर वाले, वो मतलब शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर, अब इनका ही मामला है, इनका कहना है कि इनको हम टेबल पर लाके बैठा के रखेंगे। मोदी साहब ने कह दिया है, जयशंकर साहब ने भी कह दिया है, अभी क्रिकेट मैदान में भी तमाशा हो गया, तो यहाँ पे कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। तो ट्रंप ने कहा कि तुम नहीं बात करोगे तो हमारे पास यही है, में अभी जो है फार्मास्यूटिकल्स निकला है, कल को कुछ और हो जाएगा। अभी तो मैं ये देख रहा हूं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका धमाका होने वाला है, 1 आध हफ्ते के अंदर वो एग्रीकल्चर सेक्टर का धमाका होगा। तो अब बात यहाँ पे लेके आके यही आ रही, अभी कल परसों जो है वो फिर मोदी सरकार, ट्रंप साहब ने कहा कि 7 जहाज गिरे हैं 7 जहाज जो है वो गिरे हैं, और फिर उन्होंने गिना दिया, और फिर उन्होंने कहा ये अब 49 टाइम्स हो गया, अभी 50 में एक कम है कि हमने रुकवाया है इंडिया पाकिस्तान की जंग, और मैं ही उसका क्रेडिट लेता हूँ। कोई मोदी साहब ने, ट्रंप साहब बहुत ही दिलचस्प आदमी है कि सामने वाला मान नहीं रहा है, और मैं दोहराता रहा हूं क्या मर्जी है कितना, यानी या तो वो मोदी को बहुत ज्यादा एक तरह से बेइज्जत करना चाहते हैं या अपने आप को लीडर बनवाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में एक हकीकत मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि ये जो नोबेल इनाम वाली कहानी चल रही है, ट्रंप साहब हर जगह कह देते हैं कि आपने शायद वो वीडियो देखी होगी कि वो 2-4 लीडर्स के साथ में है, एक को पीछे हटाया, खुद खड़े हो गए, जरा टाई वाई सीधे करने लगे कैमरे के सामने,
तो अभी तक दो ही मुल्क हैं जिन्होंने नोबेल इनाम के लिए ट्रंप का नाम पेश किया है, एक तो इजराइल और एक पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान और इजराइल का जो है वो एक खाता है, और वो किस तरह से, और ये बात खुद पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, वहां के जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि वो समझना बहुत जी जरूरी है भारत के लोगों के लिए कि आखिर किधर जा रहा है। जी। और पाकिस्तान और अमेरिका का जो बढ़ते रिश्ते हैं या घनिष्ठता है, उसका असर तो डायरेक्टली इंडिया पे पड़ने वाला है। और इंडिया जो है उसको बहुत क्लोजली देखे, समझे और उसके काउंटर में जो करना है वो करे। ये मतलब मैं एज ए हिंदुस्तानी कहना चाहता हूं। अब ये रिश्ते जो बढ़ रहे हैं, मुझे इसमें कुछ दाल में काला लगता है, क्योंकि इतनी घनिष्ठता जो है ये बहुत सालों के बाद पाकिस्तान और इन अमेरिका में दिखी पड़ी है। अभी यूनाइटेड नेशन में शहबाज शरीफ गए थे, उसके बाद उनको डायरेक्टली व्हाइट हाउस में एंट्री मार दी उन्होंने। और पाकिस्तान से जो है आसिम मुनीर मतलब टाई और कोट पहन के, सूट पहन करके मतलब व्हाइट हाउस में पहुंच गए। ये दोनों बंदे जो हैं वो ट्रंप के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें हो रही है। वहां क्या बातें हो रही हैं ये तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। भारत को ये समझना पड़ेगा, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मुझे जहां तक मैं एक क्यासी लगा सकता हूं यहां से बैठ के, कि या तो वो आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को बगराम एयरपोर्ट को लेने के लिए वो कुछ प्लान बना रहे हैं, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान पे इन्वेजन करने के लिए ये अफगान जिहाद लॉन्च किया था पाकिस्तान के सॉइल से। मतलब वो उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो रशियन ऑक्यूपेशन से लड़ने के लिए। तो कुछ तो बात ऐसी है, क्योंकि अमेरिका अब जो है वो पाकिस्तान की कथाकथित मतलब तरफदारी कर रहा है। और ये कि उनसे हम तेल ले लेंगे और उनसे हम गैस ले लेंगे, वो तो ले ही लेंगे। वो उसके लिए उन्हें अंगूर खिलाने की क्या जरूरत है व्हाइट हाउस में। अब यहाँ पे जो बात आती है कि क्या पाकिस्तान, मुझे दो चीजों का खदशा लग रहा। एक तो शायद हो सकता है, ये आउटसाइड चांस है। दो ये है कि एक तो ईरान पे अटैक करने के लिए वो एक बेस मांग रहे होंगे, दूसरा या तो अफगानिस्तान का बरगाम एयरपोर्ट पे, और तीसरा हो सकता है कि मोदी साहब अगर फड़फड़ाएं तो उस बेस से जो है वो इंडिया पे अटैक करें। अब यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, ये मैं मजाक के तौर पे कर रहा हूँ, उधर से ऑपरेशन लंगूर लॉन्च करें वो। जी 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 वो देखिए, इसमें वाकई एक तो बात जो आपने कही, जो अंदेशा जताया कि हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ तैयार किया जा रहा हो। और जब हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच की जो अभी हालिया डिफेंस डील हुई है उसको अगर देखें तो उससे और ये शक गहरा होता है, क्योंकि अगर अगर इजराइल हमला करता है ईरान पर और ये बाकी अरब मुल्कों में जो अमरीकी अड्डे हैं, अगर वहां से हमला होता है और ईरान जवाबी हमला करता है तो वो फिर कनेक्ट हो जाएगा सऊदी अरब और पाकिस्तान, और पाकिस्तान को सऊदी अरब की मदद करनी पड़ेगी। ये बहरहाल एक अटकल है, अंदाजा है, हमें उम्मीद है कि ऐसा ना हो, कोई जंग ऐसी ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। जो बात आपने कही वो वाकई और बहुत कम टाइम में आसिम मुनीर का दूसरी बार व्हाइट हाउस जाना, और पाकिस्तान के लोग अच्छी तरह जानते हैं, दुनिया जानती है कि फौज के जरिए चलाई जा रही हुकूमत है जो शहबाज शरीफ की है। इमरान खान तो इसको इम्पोर्टेड सरकार कहते ही रहे हैं। इमरान खान के बारे में क्या खबर है अब ताजा? जी, इमरान खान के बारे में बहुत दिनों के बाद एक खबर आई है जो कि इमरान खान को फिर से सेंटर ऑफ अटेंशन के ऊपर ले गई है। वो है कॉमनवेल्थ रिपोर्ट। वो कॉमनवेल्थ रिपोर्ट अभी बहुत देर के बाद शाया हुई है। वो है पिछले जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुए थे, जो कि रिग्ड इलेक्शन थे, और उसमें कॉमनवेल्थ के जो लोग थे वो ऑब्जर्वर बन के आए थे इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट को उसका शाया हुआ है, वो इमरान खान के फेवर में है। और उन्होंने कहा कि जो अभी शहबाज शरीफ की सरकार है और जो आसिम मुनीर है,
इन्होंने मैसिव अमाउंट पर रिगिंग की है और मतलब इमरान खान की पार्टी को हटाने के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस से सब कुछ किया है। बैट और बल्ला का जो उनका सिंबल है उसको छीन लिया उन्होंने। तो ये जो रिपोर्ट है वो उसी तरफ मतलब निशानदेही करता है, जो कि सबको मालूम है कि वो पिछला इलेक्शन जो है रिग हो गया है। लेकिन अब अभी जो बात मैं इमरान खान के हवाले से कर रहा हूं कि क्या इमरान खान की स्टोरी फिनिश हो गई है? क्या आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो है ये अमेरिका के मतलब ब्लू व्हाइट बॉय हो गए हैं और अब तो उनको फील्ड मार्शल ही करते हैं, नाम ही उनका खत्म हो गया है। उनका नाम आसिम मुनीर है। अब तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है उनको फील्ड मार्शल कर रहे हैं कि जैसे होते हैं ना कप्तान कप्तान कप्तान, नाम क्या है कप्तान का किसी को मालूम ही नहीं है। तो वही चल रहा है। और शहबाज शरीफ भी जो है वो अपना कोट वोट टाई वाई पहन कर करके वो पाकिस्तानी लिबादा तो दोनों में से किसी ने नहीं पहना। ये भी एक बात मैं नोट कर कि इमरान खान जब गए थे ट्रम्प से मिलने के लिए तो बाकायदा उन्होंने जो पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस है पठानी सूट और मोदी साहब की बंडी और उनका जो है वो मतलब एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। तो शहबाज शरीफ और इमरान खान वो आसिम मुनीर जो है वो बिल्कुल अंग्रेजी ड्रेस में जो है इंग्लिशमैन बन के गए थे डोनाल्ड ट्रम्प में। तो यही पाकिस्तान से तो अभी यही खबर है। अब आगे बढ़िए। जी, अब अगली खबर की तरफ हम चलते हैं। ये चीन और भारत के बीच में क्या कुछ हो रहा है। चीन और भारत जो है वो अरुणाचल प्रदेश में क्या खबरें आ रही हैं। एक जमाना बल्कि पिछली बार अरुणाचल प्रदेश में बहुत से नाम बदले थे चीन ने, हमें याद है। अब क्या कुछ ताजा खबर है? जी, ये जो खबर है ये हम लोग स्टार वर्ल्ड में वक्तन फवक्तन देते रहते हैं। ये खबर का ओरिजिन है कि तिब्बत के अंदर जो कि ऑटोनोमस पार्ट ऑफ चाइना है, वहां चाइना जो है एक बहुत बड़ा मतलब एक लोगों के अनुसार क्या कहने के अनुसार कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बना रहा है, वाटर डैम, इलेक्ट्रिसिटी अपना जनरेट करने के लिए और अपने सहूलियत के लिए। और वहां वाटर को जो है वो रोकेगा और इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। और उसकी जो दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि वो जुड़ता है डैम जो अपर रिपेरियन स्टेट में बनता है। तो उसने कहा कि ये जो है ये एक वेपनाइज्ड वाटर वेपनाइजेशन का एक मामला है कि अगर वो पानी छोड़ देगा वहां से तिब्बत से तो वो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से होता हुआ वो आसाम आ जाएगा और आसाम के रास्ते से वेस्ट बंगाल होते हुए वो बांग्लादेश चला जाएगा। तो बहुत बड़ी तबाही जो है वो चाइना बिना गोली के और बिना बारूद के पानी से वो कर सकता है। तो ये खबरें तो मतलब बहुत जमाने से चल रही थी। अभी इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाएंगे, एक लेक बनाएंगे जो कि पानी से वहां से छूटेगा अगर तिब्बत से तो यहां आकर के सम जाएगा। अब उसके लिए क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के लोकल लोग जो हैं वो मतलब इन्वायरमेंट के लिए और इकोलॉजिकल डिजास्टर के लिए वो अपोज कर रहे हैं कि वो इंडिया जो रिजर्वायर नहीं बनाए। तो ये सब खबरें अभी चल रही हैं, हमारी नजर उसके ऊपर है और ये अभी थमने वाली नहीं है खबर, ये वक्तन वक्तन चलती रहेगी। और अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्प्यूट है वो तो है ही अपने आप में, वो बॉर्डर डिस्प्यूट में आता है। चाइना कहता है कि हमारी टेरिटरी है ये तिब्बत है और ये तिब्बत का सदर्न तिब्बत है, उसके नाम वाम उन्होंने बदल दिए हैं। इंडिया कहता है कि नहीं साहब ये तो हमारा अटूट अंग है। तो ये तो खबर चली रही है। जी, मुझे याद है एक जमाने में अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने चीन से वीजा तलब की, वीजा मांगी तो चीन से जवाब आया था आप तो हमारे ही आप आ जाइए, आपको काहे के लिए वीजा की जरूरत है। यानी चीन को इस तरह से हमेशा अरुणाचल प्रदेश के लिए दावे करता रहता है और ये बहरहाल सीमा विवाद है दोनों देशों के बीच में। अच्छा, अब चलना चाहता हूं मैं उस तरफ लद्दाख में क्या कुछ रहा। लद्दाख में जो ये नई गिरफ्तारी जो हुई है सोनम वांगचुक की, ये बिल्कुल एक नए किस्म का डेवलपमेंट है जहां वो अपने स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं या कम से कम शेड्यूल 6 की मांग कर रहे हैं। वहां क्या कुछ लगता है आपको, चूंकि वो इलाका ऐसा है जिस पर नजर रखना जरूरी है। मैं अपने सामाइन को थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाहता हूँ और सोनम वांगचुक के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं सोनम वांगचुक का बहुत बड़ा फैन हूँ और बहुत जमाने से उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ और उसके फैन जो है वो आमिर खान में है। और 3 इडियट में जो कैरेक्टर आमिर खान ने प्ले किया है
वो सोनम वांगचुक की ही अपनी लाइफ स्टोरी से जो है वो आया है। तो और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। तो सोनम वांगचुक जो है वो एक यूनिक कैरेक्टर है, जो कि लद्दाख के, हमारे जो लद्दाख है ले, वहां के वो कथाकथित लीडर है और बहुत इन्वायरमेंटलिस्ट है और बहुत ही मतलब मैं आज के जमाने में लिविंग अगर कोई एक एग्जाम्पल हो सकता है तो वो सोनम वांगचुक हैं। और सारे लद्दाखी जो है उनको बहुत ही मतलब आदर और सत्कार से मानते हैं। तो ये तो सोनम वांगचुक की कहानी है। अब लद्दाख की कहानी आ जाइए। लद्दाख जो है वो इंडियन टेरिटरी है जो कि तिब्बत से लगा हुआ है और चाइना जो है उसको कहता है कि अब तो उसने क्लेम भी कर दिया है कि ये तो लद्दाख जो है जैसे अरुणाचल प्रदेश हमारा है वैसे ही लद्दाख हमारा है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि लद्दाख को जो है लिटिल तिब्बत भी कहते हैं, लिटिल तिब्बत के नाम से, क्योंकि जो चीजें तिब्बत में आपको मिलती है वो लद्दाख में मिलती हैं। और ब्रिटिश के टाइम में जो है चाइना की ही वहां पे चलती थी, भले ही वो ब्रिटिश साम्राज्य में हो, ब्रिटिश साम्राज्य उसको जो है डिफेंड नहीं करता था और चाइना के लोग जो है वहां जाकर के, तो ये सब कहानी है। बुद्धिस्ट लोग हैं वो, और दो ही जगह वहां है लद्दाख में, एक तो कारगिल है जो कि शिया मुसलमानों से अक्सरियत की है उनकी, और वो कश्मीरी है, और वो कश्मीरी है, वो कश्मीरी जबान बोलते हैं, वो शिया मुसलमान जरूर है लेकिन वो कश्मीरी जबान बोलते हैं। और दूसरा जो लेह रीजन है वो बुद्धिस्ट बहुमूल है। तो हिंदू जो है वो वहां पे अल्पसंख्यक है। अब क्या हुआ था कि ये जो कश्मीर का झगड़ा है, जम्मू एंड कश्मीर का झगड़ा है, तो लद्दाख भी उसका पार्ट था। जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है वो लद्दाख भी उसमें शामिल था। तो ये जो पैसे आते थे दिल्ली में स्टेट में, वो सारे के सारे जो है वो श्रीनगर में और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में चले जाते थे। जम्मू वालों को शिकायत होती थी कि हमें मतलब पैसे नहीं आते, और बिल्कुल कोई पैसे नहीं जाते थे लद्दाख के पास। तो सोनम वांगचुक उसके लिए वो लड़ रहे थे कि हमें जो है आप अलग करो, हमें अलग करो। तो उसके बाद अभी जब ये 2019 में जब ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ तो लद्दाख को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब यूनियन टेरिटरी तो बना दिया, वो तो दिल्ली से चल रहा है। सोनम वांगचुक का और इनका जो है अमित शाह का कई डिस्कशन हुआ और बहुत ज्यादा ये हुआ, और अमित शाह ने जो हमारे गृह मंत्री है उन्होंने कहा कि हम आपको स्टेट का दर्जा दे देंगे। और कई बार मतलब करारदाद के बाद भी जो है वो अमित शाह ने मतलब अपने वादों पे नहीं रहे। तो अब जो वहां पे क्या हुआ है कि लोगों की जो जो मतलब एक कहते हैं बेसब्री का जो पैमाना है वो बिल्कुल वो हो गया, लबरेज हो गया था। वो रोड पे आ गए, अपना जो है वो नेपाल की तरह वो जनरेशन जी जो है वहां खड़ा हो गया और अपने राइट्स के लिए जो है वो मांग कर रहा था। वो कह रहा था कि ये दिल्ली के जो लोग आकर के यहाँ पे हमारे ऊपर पौंडीचेरी की तरह और यूनियन टेरिटरी की तरह वो नहीं चलेगा। तो ये उनका गुस्सा जो है वो बहुत मतलब लबरेज होकर के रोड पे आ गया। अब सोनम वांगचुक उस गुस्से को लीड कर रहे थे। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वही सोनम वांगचुक को अमित शाह से वो मिलते थे और उनसे बातचीत करते थे और उनको अश्योरेंस अमित शाह देते थे कि हम आपको स्टेट दे देंगे। अब वो सोनम वांगचुक को पाकिस्तानी बता दिया है। उन्होंने कहा कि इनके पाकिस्तान से लिंक है और इनके जो 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 एनजीओ है, जो कि आपने 3 इडियट में देखा होगा कि वो कैसे कैसे अपना सेल्फ मतलब अपनी चीजें वो बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और क्या क्या करते हैं। वो बड़ी एक कहानी है जो कि वहां जाकर के सोनम वांगचुक का जो एनजीओ वगैरह चल रहा है वो एनजीओ में पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं। ये एलिगेशन लगा के उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके उसको जो है जोधपुर जेल में रखा हुआ अभी। और उसकी बीवी ने, सोनम वांगचुक ने, अभी मीडिया में आया है कि जब से वो अरेस्ट हुए हैं उनसे फोन पे बात भी नहीं। कहां लद्दाख और कहां जोधपुर, आप समझ रहे। अब इसके सपोर्ट में जो है उत्तराखंड में औरतें खड़ी हो गई हैं। कैंडल लाइट का जो है एक प्रोसेशन निकाला है सोनम वांगचुक के ऊपर। तो ये तो कहानी हम और आप देख रहे हैं। अच्छा, बहुत ही अजीब, ये बहुत ही अजीब बात है। ये बीजेपी का कल्चर कहा जा सकता है, ये बीजेपी का कल्चर कहा जा सकता है। एक मिनट जी। बना के भेज फकीरों का गालिब, बना के भेज फकीरों का गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं।
जी जी यही जी जी। सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, वो मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान मैं ये वही कह रहा हूँ कि ये बीजेपी का कल्चर है कि अहले करम वो, और ये दूसरों को भी होशियार करने के लिए काफी है। जो लोग भी बीजेपी को अपने आप का नजदीकी और मंत्रियों के नजदीक समझते हैं, उनके किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। मुझे वो तस्वीरें याद हैं उन मीटिंगों में जो यहाँ होम मिनिस्ट्री में होती थी, उसमें हमारे एक जानने वाले हैं वहां के, पॉलिटिकल और जर्नलिस्ट हैं, सज्जाद कारगिली, वो भी उसमें आते रहे हैं उस मीटिंग में। और हमेशा वादे किए गए, लेकिन वादा ना पूरा करके अब उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बना करके जेल में भेज दिया गया। पूरे देश में उस पर चिंता है। आने वाला वक्त जो कुछ होगा बताएंगे, खबरों को हम इसी तरह से कवर करते रहेंगे। आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।